नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। और ये एक प्रकार के राजनीतिक विचारक थे, भारतीय राजनीतिक विचारक। इनके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, इनके विचार क्या थे वो हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए। इसके जस्ट पहले हमने जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में जाने हैं। ठीक है, संविधान के निर्माता, यानी कि जो दलित है उनके मसीहा इनको बोला जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये उनके समय के काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे। देखिए, इनके बारे में कुछ और चीज़ें हमको जानना है, यानी कि इनके विचार से संबंधित हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो राजनीतिक विचारक की अगर बात करूँ मैं, किसकी, जो बाकी है, मतलब अगर बात करें हम, जो अम्बेडकर जी है, तो उनके राजनीतिक विचार की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा था कि जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी प्रकार जो है इंसान के जो विचार है वो कैसे हैं, वो नश्वर है। किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। तो जैसे जो पौधे होते हैं, ठीक है, जिस तरह जो पौधे होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जो विचार होते हैं, विचार को किसकी ज़रूरत होती है? विचार को प्रचार की ज़रूरत होती है, ऐसा इनका कहना था। अगर विचारों का प्रचार नहीं किया जाता है तो उसी प्रकार होता है इनके साथ, जिस तरह अगर पौधे को पानी नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? वो मुरझा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार विचार भी खत्म हो जाते हैं। और यदि जो है, यदि हम एक प्रकार से इनके द्वारा कहा गया था कि यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। मतलब कोई भी धर्म एक प्रकार से संप्रभु नहीं होना चाहिए, किसी विशेष धर्म को यहाँ पे मान्यता प्रदान नहीं की जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा गया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि राजनीतिक जो अत्याचार है, सामाजिक अत्याचार, इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले जो राजनीतिक है उससे ज़्यादा साहसी होता है। तो इनके द्वारा ये कहा गया था। जैसे कि आपको पता है, ये जो है इनका जन्म हमने देखे हैं, सारी चीज़ें, इनके पिताजी, माता, ये सारी चीज़ों के बारे में, उनका विवाह 2 बार हुआ था, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब इनका जो राजनीतिक क्षेत्र में जो इनका एक प्रकार से विचार था वो हमने देख लिए पीछे। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करूँ मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में, तो यहाँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने जो है भारत के आधुनिक निर्माताओं में से उनको एक, मतलब हम मान सकते हैं, आधुनिक जो भारत है उसके निर्माता में से एक वो माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए एक प्रकार से हमेशा एक प्रकार से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल अगर बात करें हम तो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे या वकील थे जिसमें अगर देखें तो राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे, तथा जो धर्म है, जाति है, लिंग है, रंग है, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव न वहाँ पर नहीं किया जाए। इस प्रकार के राज्य की स्थापना उनके द्वारा मतलब जो है चाहते थे वो, और इसी को लेकर उन्होंने हिमायत की, यानी कि वकालत की इसी विषय को लेकर। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है। ठीक है, उनके द्वारा कहना भी था, मतलब एक प्रकार से उनका यह दृढ़ विश्वास भी था कि जब आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, मतलब जब तक जो आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, यानी कि जो एक प्रकार से कोई वर्ग काफ़ी ऊंचा हो गया, कोई वर्ग काफ़ी नीचा हो गया है, तो ये विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना जो है अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। सामाजिक चेतना के अभाव में, मतलब जो सामाजिक चेतना या जागरूकता के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। आत्मविहीन मतलब जिसके पास आत्मा नहीं होती है, और जिसके पास आत्मा नहीं होती मतलब वो मरे हुए के समान हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होगा तब तक सामाजिक चेतना का विकास करना संभव नहीं हो पाता है, ऐसा इनका कहना था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने और चीज़ें यहाँ पे कही थी राजनीतिक विचार से संबंधित। ठीक है, इन पॉइंट्स को देखने से पहले हम ये बाकी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे जनतंत्र को एक जीवित पद्धति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते थे। व्यक्ति की श्रेष्ठता से मतलब उसकी जो योग्यता है उसको ज़्यादा महत्व देते थे, ना कि उसकी जो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था या फिर उसकी जाति व्यवस्था को यहाँ पर बल दिया जाता था। तो उन्होंने योग्यता को या फिर उसकी श्रेष्ठता को यहाँ पर बल दिया। ठीक है, वे कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं हो जाती। ठीक है, उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना जो है उसमें नैतिकता और सामाजिकता 2 प्रमुख मूल्य रहने चाहिए। ठीक है, हम मतलब ऐसा बोलते थे संवैधानिक मूल्य अगर दे दिया जाए तो वो महान हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया था कि उसके पास एक प्रकार से नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ उसके पास में क्या होनी चाहिए? सामाजिकता होनी चाहिए। 2 प्रमुख मूल्य उसके पास होना चाहिए, तभी एक प्रकार से हम बोले तो जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आज राजनीति की अगर बात करें तो आज राजनीति में काफ़ी खींचातानी इतनी बढ़ गई है कि राजनीतिक नैतिकता के मूल्य जो है गायब हो गए हैं। ठीक है, नैतिकता मतलब एक प्रकार से एथिक्स किसी में नहीं बचा है वर्तमान की अगर बात करें तो। और हर राजनीतिक दल जो है वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए राजनीतिक नैतिकता एवं सामाजिक दुहाई देते हैं।
लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात इन सिद्धांतों को अमल में नहीं लाते हैं। जैसे वोट मिल गई है, राजा बन गए, नेता बन गए, तो वो जनता से किए गए वादे यहाँ पे भूल जाते हैं। तो देखिए अंबेडकर साहब के राजनीतिक विचार जो थे उसके अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे स्वतंत्रता के पक्षधर थे वो, ठीक है। स्वतंत्रता के पक्षधर मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे प्रशासनिक व्यवस्था में आस्था थी, एक प्रकार से प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए वे स्वतंत्रता को होना अनिवार्य मानते थे। और स्वतंत्रता की दृष्टि से अगर देखें तो उन्होंने व्यक्ति के कुछ अधिकार प्रदान करने का समर्थन भी किया ताकि समाज में स्वतंत्रता का विचार जो है वास्तविक रूप ले सके। इस संदर्भ में उन्होंने जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और जो भ्रमण के अधिकार है, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 की बात कर लीजिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 में आपको इसी प्रकार की कुछ स्वतंत्रता मिली है। फ्रीडम जो राइट टू फ्रीडम वाला जो अधिकार है या जो प्रकार से आर्टिकल है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। जो जीविका चुनने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये महत्वपूर्ण माना जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से वे जो है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो विचार जो महत्वपूर्ण मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने संसदात्मक जो व्यवस्था है, स्वतंत्र चुनाव तथा राजनीतिक दलों का समर्थन किया, ठीक है। ये चीजें यहाँ देखने को मिलती है। अब अगर बात करें हम दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है दूसरी चीज क्या, प्रजातंत्र के समर्थक थे वो। कैसे? अंबेडकर साहब जो थे दर्शन स्वतंत्रता, एक प्रकार से समानता और जो व्यक्ति के सिद्धांत है उस पर आधारित था, ठीक है। जो अंबेडकर का दर्शन था वो कैसा था, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और उसके सिद्धांत पर आधारित था। और यह सिद्धांत जो था प्रजातंत्र की आधारशिला के अंतर्गत अगर देखें तो प्रजातंत्र की जो आधारशिला है उस एक प्रकार से उसको भी माना जाता था। मतलब जो सिद्धांत है जो भी हमने यहाँ देखें कौन कौन सा, एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और उसका एक प्रकार से व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है वो किसका आधारशिला मानी जाती थी, प्रजातंत्र की। इनके अभाव में प्रजातंत्र जो है वास्तविकता में परिणित या परिवर्तित नहीं हो सकता। और जो सिद्धांत थे, एक प्रकार से सिद्धांतों के पक्षधर होने के कारण अंबेडकर जो थे उनको प्रजातंत्र में पूर्ण आस्था थी। और अंबेडकर ने प्रजातंत्र के विभिन्न स्वरूप में प्रजातंत्र की संसदीय व्यवस्था को पसंद किया। उन्होंने प्रजातंत्र को शांतिपूर्ण परिवर्तन का माध्यम भी माना। तो इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है। दूसरी चीज अगर बात करें यहाँ पे, तो दूसरी चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कौन सी, दूसरी चीज हमको यहाँ पे मिलती है, जैसे अगर बात करें प्रजातंत्र की सफलता हेतु उन्होंने जो है काफ़ी यहाँ पे प्रयास देखने को मिलता है। आवश्यक शर्तें उन्होंने बताई है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे हम, तो अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने प्रजातंत्र को सफल संचालन करने के लिए कुछ तत्वों को आवश्यक बताया था। जो कि एक प्रकार से देखें तो अंबेडकर ने संसदीय प्रजातंत्र की सफलता हेतु राजनीतिक दलों को आवश्यक बताया, यानी कि राजनीतिक दल होना चाहिए प्रजातंत्र के लिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों में विरोधी दलों का जो है महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि विरोधी दल नहीं रहेंगे तो जो सत्तारूढ़ जो दल है वो काफ़ी अपनी मनमानी चलाएगा। तो इसलिए आवाज़ उठाने के लिए जनता के पक्ष में विरोधी दल का होना जरूरी है। और यहाँ देखिए एक प्रकार से जो कार्यपालिका निरकुंश न हो जाए इसलिए ऐसा विरोधी दल यहाँ पे माना गया था। दूसरी चीज़ अगर देखें हम, दूसरा जो विचार था राज्य समाजवाद का समर्थन, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम देखें राज्य समाजवाद के समर्थन के अंतर्गत देख सकते हैं हम अंबेडकर जी का जो विचार था कि प्रजातंत्र में जब तक जनता के साथ समानता का अस्तित्व नहीं होगा प्रजातंत्र पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसा इनका माना जाता था, ऐसा इनका मानना था। मतलब स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के विचार का पक्ष लेने के कारण अंबेडकर का झुकाव काफ़ी समाजवाद की ओर हुआ था। उन्होंने समाजवाद की, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की इस मान्यता को स्वीकार किया कि जो समाज है उसमें समानता लाने के लिए समाज को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। लेकिन प्रजातंत्र के समर्थक होने के कारण वे पूर्ण रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाए। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो देखने को मिलती है सरकार में उनकी भूमिका क्या थी, तो हम देख सकते हैं अंबेडकर साहब जो थे, अंबेडकर साहब का विश्वास था कि राज्य जिस संस्था या जो सरकार है उसके माध्यम से कार्यरत होता है उसे तटस्थ रहकर, मतलब एक प्रकार से किनारे रहकर जो है संपूर्ण समुदाय के हित में कार्य करना चाहिए। अंबेडकर साहब का कहना था कि सरकार को कल्याणकारी संस्था की भूमिका निभानी चाहिए, उसे जो है समाज के तीव्र विकास की ओर ध्यान देना चाहिए तथा इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास से जो होने वाला लाभ है वो उसका वितरण भी न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी एक प्रकार से विकास हो रहा है, जो लाभ हो रहा है उससे वो सभी में एक प्रकार से न्यायपूर्ण ढंग से वितरण हो उसका, ऐसा इनका मानना था। दूसरी अगर बात करें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का भी एक प्रकार से समर्थन हमको देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने कहा था कि यदि हम लोग अपने एक सामान्य संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम सब लोगों के कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा माने। संवैधानिक साधनों के पक्षधर अंबेडकर साहब जो थे हिंसा विरोधी और संवैधानिक साधनों के पक्ष में थे। अपने द्वारा संचालित जो सार्वजनिक आंदोलन थे उसमें भी उन्होंने क्या कहा, सदैव संवैधानिक साधनों का पक्ष लिया।
नासिक में एक सभा की अगर बात करें तो उसमें संबोधित करते हुए उन्होंने अछूतों को संदेश आदेश भी दिया, आदेश एक प्रकार से दिया। उनमें जोश और उत्साह है, और एक प्रकार से अगर देखें तो अहिंसात्मक विधि का परित्याग किया, उसकी दिशा में भी एक प्रकार से यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, पाकिस्तान का जो प्रश्न उठा था जब आज़ादी हुई थी हमारी, तो उस समय हम देख सकते हैं तो उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन का पक्ष लेते हुए जो हिंदू है, हिंदू की शांति और समृद्धि जो है भारत विभाजन द्वारा संभव है, ऐसा उनका मानना था। उनका मत था कि पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका अपना अलग धर्म, भाषा और संस्कृति है। भारत के प्राकृतिक स्रोत क्योंकि जो पाकिस्तान की तुलना में अधिक होंगे, इसलिए पाकिस्तान भारत की कमज़ोर मतलब भारत को कमज़ोर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ उनके संबंध में विचार देखने को मिलता है। अच्छा, अम्बेडकर साहब जो थे, अगर संविधान की बात करूं मैं, तो भारतीय संविधान में अम्बेडकर साहब का काफ़ी योगदान देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान के लिए जो है अम्बेडकर साहब के द्वारा प्रस्तावित धाराओं से उनके राजनीतिक विचार और अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो 1947 की बात करते हैं, उसमें प्रारूप समिति को उनको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि पूरे संविधान का प्रारूप बनाती है। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान में प्रशासनिक प्रावधानों की विस्तारपूर्ण व्यवस्था पर बल दिया। और उनका कहना था कि हमने जो है परंपरावादी समाज में प्रजातंत्र की स्थापना की है। यदि प्रशासनिक जो प्रावधान है उसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या नहीं की गई तो भावी या भविष्य में जो शासन है या शासक है संविधान का उल्लंघन किए बिना संविधान का दुरुपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा विधि संबंधी जो विचार है उसके संबंध में भी इन्होंने कुछ विचार दिया। जैसे अगर बात करें तो विधि संबंधी, यानी कि इनके द्वारा बोला गया है कुशल वक्ता, ठीक है, कुशल वक्ता, और या फिर हम बोले न्यायशास्त्री के रूप में अम्बेडकर ने विधि की भूमिका का विशेष बल दिया। उनके अनुसार विधि समानता का और स्वतंत्रता की सजग प्रहरी मानी जाती है। यानी कि अगर कोई लॉ है या कोई विधि बनाई गई है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, समानता और स्वतंत्रता की एक प्रहरी या वॉचडॉग हम इसको बोल सकते हैं। विधि जो है या लॉ जो है सामाजिक शांति स्थापित करने तथा जो समाज के विभिन्न वर्ग है उनके माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो विधि के संबंध में भी उनके कुछ विचार यहाँ पे थे। तो ये हमने देखे उनके कुछ राजनीतिक विचार। इसके अलावा भी कुछ और विचार देखने को मिलते हैं, जैसे कि समानता को लेकर हमको विचार देखने को मिलता है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अधिकारों को लेकर और श्रमिक वर्ग को लेकर। तो इनके संबंध में भी हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है समानता को लेकर कुछ विचार हमको देखने को मिलते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो थे समानता को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध थे। ठीक है, उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, धर्म और जाति से होना चाहिए, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। समाज की प्रथम और अंतिम जो नैतिक जो जिम्मेदारी वो भी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर अगर बात करें हम 14 से लेकर 18 तक हमको इसी संबंध में व्यवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो आज भी भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसमें गरीबी, बेरोजगारी, आय और जो संपत्ति उसमें व्यापक असमानता देखने को मिलती है, अशिक्षा देखने को मिलती है, अकुशल श्रम देखने को मिलता है। ये सारी समस्या हमको वर्तमान में व्याप्त देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के कुछ महत्वपूर्ण विचार हम देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रकार से उनकी जो रचना थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी कि 15 ओरिजिन एंड द इट्स सॉल्यूशन नाम की एक रचना थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो यहाँ पे जो 1800 है, 1800 से 1893 के दौरान जो विनिमय के माध्यम के रूप में जो भारतीय मुद्रा है उसके विकास का परीक्षण किया गया, और उपयुक्त जो मौद्रिक व्यवस्था थी उसके चयन की व्यवस्था भी यहाँ मतलब जो समस्या है उसकी व्याख्या की गई। आज के समय में जो जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा जो है उसके अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की समस्या से जो है दो चार हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखें तो उनके जो शोध थी, उनकी रिसर्च थी, उनके परिणाम न सिर्फ समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में भी इनके कुछ हमको एक प्रकार से विचार देखने को मिलते हैं। अंबेडकर साहब जो थे उनका संपूर्ण जीवन एक प्रकार से भारतीय जो समाज था उसके सुधार के लिए समर्पित हो गया। ठीक है, उन्होंने प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ थे उनका विशद एक प्रकार से विस्तार रूप से जो है अध्ययन करके बताने की चेष्टा की कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा जो अस्पृश्यता है उसका प्रचलन समाज में कालांतर में आई जो विकृति है उसके कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब इसको हम एक प्रकार से प्री डिफाइन नहीं बोल सकते, ऐसा उनका मानना था। ये बनाई गई है, इंसान के द्वारा ही बनाई गई है, और सामाजिक जो क्षेत्र है उनमें उनके द्वारा किए गए जो प्रयास है किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाए नहीं जा सकते, ये हमको देखने को मिलता है।
ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है समाज के क्षेत्र में। इसके अलावा हम देखें तो अंबेडकर साहब ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए काफ़ी इसकी आलोचना की है। साथ में अगर देखें तो अंबेडकर साहब का मत था कि समूह जो है तथा जो कमज़ोर वर्ग है उसमें जितना उग्र संघर्ष भारत में है वैसा विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता, ये भी उनके द्वारा बात कही गई। और इस व्यवस्था जो ऊंच नीच की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है उसमें कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जाति आधार पर जो एक प्रकार से जो व्यक्ति है उनके कार्यों का भी पूर्व निर्धारण हो जाता है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह इस व्यवस्था में निषेध होते हैं, ये भी हमको देखने को मिलता है। सामाजिक विद्वेष या फिर ये भेदभाव या फिर हम बोल सकते हैं काफ़ी घृणा संबंधी जो प्रसार है उस व्यवस्था को भी बल मिलता है इन सभी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ महिलाओं से संबंधित इनके विचार थे, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, जो कि खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं महिलाओं से संबंधित विचार हमको, जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे भारतीय समाज में एक प्रकार से स्त्री यानी कि जो महिला है उनकी हीन दशा को लेकर काफ़ी चिंतित थे। ठीक है, उनका कहना क्या था कि जो स्त्री है, स्त्रियों के सम्मान पूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा मतलब महिलाओं को अगर उनकी स्थिति सुधारना, महिलाओं को सशक्त करना है तो शिक्षा की काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि मंत्री यानी कि जी स्वतंत्र भारत में क्या थे, प्रथम विधि मंत्री का यहाँ पे उन्होंने पद ग्रहण किया। ठीक है, प्रथम विधि मंत्री रहते हुए एक बिल आया जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। ठीक है, हिंदू कोड बिल यहाँ संसद में प्रस्तुत किया। हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत जो व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में व्यापक एक प्रकार से प्रावधान रखे गए थे, और संसद में अपने हिंदू कोड बिल जो मसूदा है उसको रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया, ऐसा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और जो मसूदा था, इस मसूदे में उत्तराधिकार विवाह और जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर देखें तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यवहारिक अगर देखें तो व्यवहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है। अगर आज की डेट में देखें तो महिलाएं उत्पीड़न, लैंगिक जो भेदभाव है, हिंसा है, समान कार्य के लिए असमान जो वेतन है, दहेज उत्पीड़न है, संपत्ति का अधिकार न मिलना, इन समस्याओं से वर्तमान में महिला अभी भी जूझ रही है। तो इसी संदर्भ में अगर ध्यान दें हम तो हाल ही में अगर देखें तो समान नागरिक संहिता यानी कि अगर बात करें आर्टिकल नंबर 44 जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये भी हमको आज तक फॉलो होता हुआ नज़र नहीं आता है। ठीक है, उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने समान नागरिक संहिता पर काफ़ी बल दिया था। यानी कि जैसे हिंदू धर्म में महिलाओं को यहाँ पर अगर देखें कुछ यहाँ देखने को मिलता है, क्या जो कानून देखने को मिलता है हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए, उसी प्रकार हम देखें सिविल जो कोड था वो मुस्लिमों के लिए अलग था। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जाने की बात कही किसके द्वारा, जो हमारे एक प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे उनके द्वारा। चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षा के संबंध में विचार। अम्बेडकर साहब जो थे शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे, और उन्होंने एक प्रकार से अगर देखें तो एक प्रकार से अछूत, ठीक है, अछूत समझे जाने वाली जो जाति थी उसमें जन्म लेने के चलते उन्होंने अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। अच्छा, उनका विश्वास क्या था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करेगी कि वह अन्य से अलग नहीं है। ठीक है, इसके भी समान अधिकार है। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी जहाँ संपूर्ण समाज शिक्षित हो। ठीक है, संपूर्ण समाज शिक्षित होगा तो ऊंच नीच की जैसी भावना हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। और उनका मानना था कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास से, झूठ से, आडंबर से दूर कर सकती हैं, और शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जन कल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। जैसे अगर देखें हम तो शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जो विकास के साथ साथ चरित्र का भी निर्माण में उसका योगदान दे। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे एक प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से शिक्षा संबंधित यह विचार आज की जो शिक्षा प्रणाली उसके आदर्श रूप एक प्रकार से उसको माना जाता है। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएं बाधक ना बन सकी है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 21A हमको देखने को मिलता है शिक्षा का अधिकार, तो ये भी यहाँ पे इनका सपना पूरा होता हुआ नजर आता हमको। ठीक है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान में परिप्रेक्ष्य या एक प्रकार से प्रमाणित करती है। इसके अलावा अधिकारों को लेकर यहाँ पे उनके कुछ विचार थे। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें तो उन्होंने एक प्रकार से अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी बल दिया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट मिलते हैं तो उसके साथ में उसको फंडामेंटल ड्यूटी भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट बस मिल गया है तो वो मिसयूज़ कर सकता है, पर मिसयूज़ करने के पहले उसको याद दिलाना है कि भाई फंडामेंटल राइट का मिसयूज़ नहीं करना है। तो उनका मानना था
कि जो अधिकार है, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को भी काफ़ी महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए अपितु उसके प्रयत्न एक प्रकार से उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए। लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ साथ हमें देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपको कर्तव्य देखने को मिलते हैं, टोटल 11। ठीक है, पहले 10 जोड़े गए थे और बाद में जो है 2002 में ये 11 जोड़ा गया। चलिए बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जब 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, और 10 कब जोड़े गए थे वो भी आपको बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ही है, आपको बताना है। अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए हम अगर देखें तो यहाँ देखें अधिकारों को लेकर उनके जो विचार थे वर्तमान समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वर्तमान विश्व में सरकारें जो है मतलब जो गवर्नमेंट है अपने नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है। हालांकि मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो है मौलिक कर्तव्य की बात भी यहाँ पे की गई है। श्रमिकों से संबंधित भी कुछ यहाँ पे कार्य देख लेते हैं इनके। हम जो है मतलब एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर साहब के देखें तो बाबा साहब जो है एक प्रकार से जो अछूत थे महिला और जो महिलाओं के जो अधिकार थे इनके लिए तो वो लड़े ही, बल्कि एक प्रकार से अगर देखें तो समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी वो प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्गों के लिए कल्याण के लिए काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए। अच्छा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे पहले एक प्रकार से मजदूरों से एक प्रकार से अगर देखें 12 से 14 घंटे यहाँ पे काम लिया जाता था, और इनके प्रयासों से यहाँ पे हम देखें तो घटकर कितना जाता है 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे का नियम इनके द्वारा पारित कर दिया जाता है। इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए जो है एक प्रकार से इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मुआवजा आदि से संबंधित यहाँ सुधार देखने को मिलते हैं। अब उन्होंने जो है मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए भी प्रेरित किया। इन्हें श्रम संबंधी विभिन्न कार्य देखने को मिलते हैं। वर्तमान के लगभग ज़्यादातर श्रम कानून बाबा साहब के ही बनाए हुए हैं। उनके विचारों को एक प्रकार से जो जीवित उनके विचारों को एक प्रकार से जीवित करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा हमको यहाँ पे जो है इनके जो विचार थे उनके विचार और महात्मा गांधी के विचारों में हमको मतभेद देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें तो ग्रामीण भारत जो जाति प्रथा और जो छुआछूत उसके मुद्दे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के विचार एक दूसरे के विरोधी बने रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ देखने को मिलता है। जैसे हमने देखे भी थे गांधी जी के विचार का जो है एक प्रकार से उन्होंने खंडन किया था। और निष्कर्ष के रूप में हम यहाँ देखें तो उसके पहले हम देख लेते हैं, पहले देखिए इनका साहित्य में क्या योगदान है। साहित्य में हमको इनकी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देखने को मिलती है। जैसे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि हम अगर बोले तो जो एमए की थी उन्होंने एमए, ठीक है, एमए की थीसिस लिखी थी, उसका नाम था ये। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो अनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति प्रथा का विनाश हम बोलें तो ये 1936 में उनके द्वारा ये लिखी गई थी। उनका साहित्य उनकी पुस्तक हम बोल सकते हैं। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम की बात करें तो 1936 में ये भी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो पाकिस्तान और द जो पार्टीशन है उससे संबंधित जो रचना है वो 1940 में देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो हु वेर दी शूद्रास, शूद्र यानी कि जो निचला वर्ण था 4 नंबर का, उससे संबंधित एक किताब देखने को मिलती है उनकी 1946 में। इसके अलावा स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ ये देखने को मिलती है 1947 में। इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी पुस्तकें हैं, तो आप जो है गूगल सर्च करके उनकी पुस्तकों को लिख सकते हैं। और हालांकि इतनी बहुत है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें इनकी कंप्लीट निष्कर्ष की तो निष्कर्ष के रूप में हमको देखने को मिलता है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे उन्होंने एक प्रकार से सामाजिक चिंतन किया, और उसके संबंध में अगर देखें तो अस्पृश्य, दलित है तथा जो शोषित वर्ग है उनके उत्थान के लिए काफ़ी संभावनाएं उनकी झलकती है। उनके जो भी विचार है उनके अंतर्गत, वो भी इनके उत्थान करने के लिए मतलब इन लोगों के उत्थान करने के लिए एक प्रकार से उत्थान के लिए माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें हम देख सकते हैं समानता हो, स्वतंत्रता हो और भ्रातृत्व हो, यानी कि भाई बंधु टाइप की स्थिति हो। तो आधारभूत सिद्धांत यहाँ देखने को मिलते हैं। तो वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे। अगर इनके विचारों को अमल में लाया जाए तो समाज की ज़्यादातर समस्याएं, जैसे कि अगर बात करें हम वर्ण है, जाति है, लिंग, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो एक प्रकार से जो भी पहलू थे उस पर पैनी नज़र रखी जा सकती। मतलब इस आधार पर किसी के साथ जो भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से देखें तो जो न्यू इंडिया है यानी कि नया जो भारत है उसके लिए एक प्रकार से नया मॉडल डिज़ाइन करने में भी मदद मिल सकती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में। इसके बाद हम जो है देखिए हम इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। हम जो बाकी की चीज़ है जैसे ये देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हालांकि शुरू यहीं से करना था पर हमारा जो है कुछ टॉपिक रह गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित राजनीतिक जो विचार थे उनके और अन्य चीज़ों से संबंधित भी विचार हमको यहाँ देखने को मिले, तो वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखा है।
तो लेक्चर आपको कैसा लगा? हालांकि जो लेक्चर है ये वाला जो पिछला लेक्चर आया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्ट 2 के अंतर्गत हम देख सकते हैं उसके साथ आना था, परंतु हुआ क्या, ये जो है आपका एक प्रकार से पीपीटी यहाँ पे कंप्लीट नहीं थी इसकी, तो यहाँ पे जो है इसको अलग से लाया गया है। तो आप जो है इसके साथ मिलकर पढ़ा सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं सेकंड लेक्चर के साथ में। ठीक है, तो अगला जो हमारा रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का आपका दायित्व होना चाहिए। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई सुझाव हो तो। अगर उचित होगा तो ज़रूर स्वीकार किया जाएगा, उचित नहीं होगा तो बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर आपका दायित्व है कि आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, किसी प्रकार से। और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आप रिप्लाई जरूर करें, ठीक है, मतलब कमेंट करें, ऐसा मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। तो आगे के लेक्चर डे बाय डे जो है मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।